A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में कि ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे होती है। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था अमाइनो एसिड्स के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ा था जीन्स के बारे में और हमने पढ़ा था जेनेटिक कोडॉन के बारे में। और हमने ये देखा था ये जो जेनेटिक कोडॉन थे ये हेल्प कर रहे थे हमारी किसमें, अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन करने के लिए। और वो कैसे हेल्प कर रहे थे कि तीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तीन नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस आपस में ऐड होके एक जेनेटिक कोडॉन बना रहे थे। और ये जेनेटिक कोडॉन क्या कर रहा था, अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहा था। और जब ये n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइंड हो रहे थे बाय द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, तब ये फॉर्मेशन कर रहे थे हमारे प्रोटीन्स की। तो हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में अमाइनो एसिड्स के बारे में भी पढ़ा था, जीन के बारे में भी पढ़ा था, जेनेटिक कोडॉन के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन अब हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनसे कैसे हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेशन कि ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस टू ट्रांसलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ mRNA molecules to sequence the amino acid during the protein synthesis. The genetic codon describes the relationship between the sequence of base pairing in a gene and corresponding amino sequence that is encodes. ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारा mRNA होता है हम उस mRNA से मैसेज को लेते हैं और जो मैसेज होता है वो कोड होता है सीक्वेंस के फॉर्म में। और उससे उस मैसेज को लेने के बाद हम अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस करते हैं। और ये फिर अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइंड होके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और प्रोटीन की सिंथेसिस में mRNA और जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मोस्ट एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक कोडॉन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द जीन ऑफ सीक्वेंस पेयरिंग इन अ जीन दैट करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड दैट इज इनपुट। हम देखिए ये जो इंफॉर्मेशन होती है अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन को सिंथेसिस करने की और अमाइनो एसिड्स को कोड करने की, ये इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब होती है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोडॉन। ये जो जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं इनके पास इंफॉर्मेशन होती है और ये एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस और जीन्स के बीच में। मतलब जीन के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। उस रिलेशनशिप बिल्डअप करने की वजह से हमारे अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होने के बाद n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइंड होते हैं और हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो ये हमारी होती है ट्रांसलेशन की प्रोसेस। देखिए जब हम अपना सेंट्रल डोग्मा पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले देखा था रेप्लिकेशन की प्रोसेस। रेप्लिकेशन के बाद हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस और ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने देखा था ट्रांसलेशन। ये हमारा सेंट्रल डोग्मा का लास्ट प्रोसेसिंग है। लास्ट प्रोसेसिंग से सेंस ये है कि जो अब हमारी जो जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, प्रोटीन को कोड करना, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा होती है। अब हम देखते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा हमारा क्या है? सेंट्रल डोग्मा है, सबसे पहले हमारा है, देखिए ये है हमारा
डीएनए। और ये है हमारा डीएनए का पार्ट जिसमें हमारे कोई पार्टिकुलर प्रोटीन को कोड करने की इंफॉर्मेशन कोड है, और इस पार्ट को हम कहते हैं जीन। अब क्या किया हमने, ये पार्ट को रेप्लिकेट किया। हमने क्या किया, रेप्लिकेशन किया। रेप्लिकेशन से हमने इसकी एग्जैक्ट कॉपी बना ली। तो अब ये हमारा वो रिक्वायर्ड डीएनए है जिसकी हेल्प से हमें इस प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डीएनए है इससे हम बनाएंगे आरएनए, और ये जो हमारा आरएनए होगा वो होगा एमआरएनए। एमआरएनए का क्या है, ये है मैसेंजर आरएनए, मतलब ये जो ये कोड करेगा मैसेज को। कौन से कोड को, मैसेज को, जिस प्रोटीन को हमें कोड करना है वो मैसेज कोड होगा हमारे एमआरएनए पे। अब ये है हमारा एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से हमने इसे एमआरएनए बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ट्रांसलेशन की प्रोसेस, कि इस एमआरएनए की हेल्प से अब हम क्या बनाएंगे, ट्रांसलेशन की हेल्प से प्रोटीन। और ये एमआरएनए से जो हमारी प्रोटीन है वो किसकी हेल्प से या किस प्रोसेस के द्वारा बनेगी, वो बनेगी हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा। तो ये हमारा होता है सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं की मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन की प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमें एमआरएनए की। एमआरएनए क्या है, वो एमआरएनए है जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा बना हुआ है, और यही एमआरएनए है जो हमारे प्रोटीन को कोड करने की इंफॉर्मेशन रखता है। नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम वो मशीनरी है जिसकी हेल्प से, जिस पे हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है टीआरएनए। टीआरएनए क्या है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करेगा, ये अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर क्या, जब हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगी तो इन रिलीजिंग फैक्टर्स की हेल्प से ये सारे कंपोनेंट आपस में रिलीज हो जाएंगे। ये है हमारी की कंपोनेंट्स या की मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं की मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। की ट्रांसलेशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन की प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन, मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। देखिए सबसे पहला देखो, कन्वे द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपनी जो हमारी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे हमें, देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, हमें अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हमें राइबोसोम पे ट्रांसफर करना होता है। राइबोसोम में ट्रांसफर क्यों करना होता है, जिससे कि हमारी जो एमआरएनए है उसकी सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है 3 बेस फॉर ईच कोडॉन अमाइनो एसिड्स। 3 बेस पेयर्स आपस में मिलके कोडॉन बनाते हैं और ये कोडॉन क्या करता है, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है it contain codon to which anticodon of tRNA get attached during the translation। इसमें जो हमारा tRNA है उस tRNA पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट होती हैं, और ये एंटीकोडॉन क्या करते हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में राइबोसोम पे जाके अटैच होते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। देखिए
जब हमारा डीएनए से डीएनए बन रहा होता है तो वहां पे हम डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये प्रोसेस करते हैं। जब हमें डीएनए से एमआरएनए बनाना होता है तो वहां पे हम आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, तो जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारा एमआरएनए बना होता है वो एमआरएनए हमारा होता है प्री मैच्योर एमआरएनए, और इस प्री मैच्योर एमआरएनए को हमें मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करना होता है, और इस प्री मैच्योर आरएनए को मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। इस स्प्लाइसिंग की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो हमारा इंट्रॉन्स वाला पार्ट होता है उसे रिमूव कर देते हैं, एक्सॉन्स होते हैं उन्हें हम एड ऑन कर लेते हैं और अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेते हैं। और ये जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है वो मैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ रही थी, तो अभी हम उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी हम अपना फोकस रखते हैं ट्रांसलेशन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की डीएनए होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एमआरएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद ही मैच्योर एमआरएनए बना होता है, मतलब उसमें कोई एक्सोन और इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक्स होता है, प्रोकैरियोट में जैसे ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है इमीडिएटली हमारा ट्रांसक्रिप्शन, जैसे ही हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से एमआरएनए बना होता है वैसे ही हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस परफॉर्म हो जाती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जो हमारा जेनेटिक जो हमारा जीनोम है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए पूरी प्रोसेस कंटिन्यू है। यही अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से स्प्लाइसिंग होगी। ये सारी प्रोसेस हमारी परफॉर्म की जाएगी न्यूक्लियस में। जब स्प्लाइसिंग के बाद हमारा मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा तो इस एमआरएनए को हम ट्रांसफर करेंगे साइटोप्लाज्म में। जब हम इसे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करेंगे फिर वहां पे राइबोसोम्स आके बाइंड करेगा, देन प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। तो ये इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसलेशन की प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कौन कौन से की मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमने की मॉलिक्यूल्स पढ़े थे वो कौन कौन से हैं, उनकी पूरी प्रोसेसिंग पढ़ते हैं। देखिए ये है हमारा टीआरएनए। इस टीआरएनए को देखिए, ये है हमारा टीआरएनए और इसी पे हमारे एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं और ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन्स पे लेके आने के लिए और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए। तो देखिए ये है हमारी 3' एंड, इस 3' एंड पे हमारा अमाइनो एसिड्स आके बाइंड करता है और यहाँ पे जो इंटरेक्शन होती है वो होती है हमारी कोवलेंट इंटरेक्शन। इसके अलावा ये हमारी होती है एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप क्या है, ये जो कोडॉन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन इस वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं और इसी एंटीकोडॉन और कोडॉन की आपस में जब पेयरिंग होती है तभी हमारा जो टीआरएनए होता है वो प्रॉपर अपनी वर्किंग शो करता है। नेक्स्ट इसमें ये हमारी होती है डी लूप और ये हमारी होती है T5 लूप। ये है हमारी, हाँ इसके अलावा ये होती है हमारी 5' एंड। अब जो हमारा 3' एंड होता है वो AC रिच होता है, जो हमारा 5' एंड होता है वो हमारा GC रिच होता है। तो ये हमारा होता है टीआरएनए। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम कि राइबोसोम क्या है। यूकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम में डिफरेंस होता है उनकी जो हमारी स्मॉल सब यूनिट होती है और लार्ज सब यूनिट होती है उसमें। तो यहाँ पे मैं कॉमन पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनका जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, जिसमें एक सब यूनिट होती है हमारी 30S की, जो लार्ज सब यूनिट होती है हमारी 30 और 50 सब यूनिट्स होती है। वही यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वो 43 और 60 सब यूनिट्स होती हैं। देखिए
ये है हमारी स्मॉल ये है हमारी ये है हमारी स्मॉल सब यूनिट, ये है हमारी लार्ज सब यूनिट, ये है हमारी ए साइड, पी साइड, ई साइड, और ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एमआरएनए, और इसी एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं हमारे साइन डलगार्नो सीक्वेंस। इसी साइन डलगार्नो सीक्वेंस से हमारा एमआरएनए आके बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो देखिए, ये हमारा एक्सिट पैनल, हमारा ए साइड क्या है, यहाँ ए साइड वो साइड है जहां पे अमाइनो एसाइल टीआरएनए आके बाइंड करता है। पी साइड क्या है, पी साइड वो साइड है जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ई साइड क्या है, ई साइड वो साइड है जहां पे एग्जिट की पोजीशन होती है, जहां से एमआरएनए हमारा टीआरएनए हमारा एग्जिट होके दोबारा से साइटोप्लाज्म में जाता है। वहीं अगर ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात करें तो ये होता है 30S 70S का, मैमेलियन राइबोसोम होता है हमारा 40S और 60S से, ये होता है हमारा 70S का, ये हमारा होता है 80S का। तो ये है हमारा राइबोसोम। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलीजिंग फैक्टर कि रिलीजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, ये है हमारा स्टॉप कोडॉन। जब हमारा ये स्टॉप कोडॉन हमें रिकॉग्नाइज हो जाता है, उसके बाद हमारे रिलीजिंग फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं और ये एमआरएनए और जो राइबोसोम की यूनिट्स होती है उन सबको सेपरेट आउट कर देते हैं। ये होते हैं हमारे रिलीजिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारा है एमआरएनए कैसे आके हमारे राइबोसोम पे बाइंड करता है और कैसे हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, ये है हमारा, देखिए ये है हमारा एमआरएनए। अब इस एमआरएनए पे यहाँ पे हमारे स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है। स्टार्ट कोडॉन होता है हमारा ए, यू और जी, ये होता है हमारा स्टार्ट कोडॉन। ये हमारे पूरा डीएनए, और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है स्टॉप कोडॉन, यू ए एंड ए। ये है हमारा स्टार्ट कोडॉन, यहां से हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ये है हमारा स्टॉप कोडॉन, यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा, और ये है हमारा एमआरएनए। अब देखिए, ये है हमारी सब यूनिट है राइबोसोम की, ये है हमारी सब यूनिट। अब इस सब यूनिट पे एक प्रेजेंट होता है हमारा आरएनए, मतलब इस सब यूनिट का खुद का आरएनए, और इस आरएनए पे यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं हमारी साइन डलगार्नो सीक्वेंस। ये क्या प्रेजेंट है, हमारे साइन डलगार्नो सीक्वेंस, और ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये सीक्वेंस हमारे यूसी रिच होते हैं। ये सीक्वेंस हमारे हुए यूसी रिच। अब क्या होगा, ये जो हमारा एमआरएनए है, इस एमआरएनए पे यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन से पहले एक साइट प्रेजेंट होती है, जिस साइट को हम कहते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट, कि वो साइट जो राइबोसोम पे जाके बाइंड करती है वो हमारी कहलाती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। जब ये हमारा एमआरएनए हमारे राइबोसोम पे आके बाइंड करता है, तो जो हमारी राइबोसोम बाइंडिंग जो साइट होती है उसमें जो सीक्वेंस होते हैं, वो जो सीक्वेंस होते हैं इस साइन डलगार्नो सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या होगा, ये हमारा हो गया स्मॉल सब यूनिट आरएनए की, ये हो गया आरएनए खुद का, ये हो गया हमारा एमआरएनए। यहाँ पे हमारी राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ये हमारे स्टार्ट कोडॉन है, ये हमारे स्टॉप कोडॉन है, और यहाँ पे हमारे साइन डलगार्नो सीक्वेंस के लिए देखिए मैं रेड यहाँ पे रेड से दिखा रही हूँ, ये हो गए हमारे साइन डलगार्नो सीक्वेंस, यहाँ पे हो गई बेस पेयरिंग आपस में। तो अब ये क्या हुआ, ये है हमारे राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, ये है हमारा एमआरएनए, ये है हमारा स्मॉल सब यूनिट का आरएनए, यहाँ पे साइन डलगार्नो सीक्वेंस और राइबोसोम बाइंडिंग साइट में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई, और हमारा जो एमआरएनए है वो हमारे राइबोसोम से आके बाइंड कर गया।
तो इस तरीके से ये कंपोनेंट्स होते हैं जो राइबोसोम में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो क्या। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस, कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उसके बाद हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो या यूकैरियोटिक सेल्स में, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो स्टेप होता है हमारा टीआरएनए चार्जिंग। टीआरएनए चार्जिंग का मतलब क्या है? टीआरएनए चार्जिंग का मतलब है कि हम सबसे पहले जो हमारा टीआरएनए है उस टीआरएनए पे जाके अपना जो अमाइनो एसिड्स है उसको जाके बाइंड कराएं। तो जब हमारा अमाइनो एसिड्स टीआरएनए पे जाके बाइंड कर जाता है तो ये जो प्रोसेस होती है वो हमारी कहलाती है टीआरएनए चार्जिंग। ये जो हमारा डीएनए है इस डीएनए को हम कहेंगे अनचार्ज डीएनए, सॉरी ये वाला जो हमारा टीआरएनए ये है हमारा अनचार्ज टीआरएनए। अनचार्ज टीआरएनए क्यों है? क्योंकि जो हमारा इसकी जो 3 प्राइम एंड है उस पे हमारा कोई भी अमाइनो एसिड्स आके अटैच नहीं हुए, तो इसीलिए ये जो हमारा टीआरएनए है वो है हमारा अनचार्ज टीआरएनए। वही ये है हमारा चार्ज टीआरएनए। ये चार्ज टीआरएनए क्यों है? ये चार्ज टीआरएनए इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा एक अमाइनो एसिड्स आके बाइंड करते हैं, और ये जो इंटरेक्शन हुआ है ये एस्टर बॉन्ड का हुआ है, और ये जो इंटरेक्शन है ये कोवलेंट इंटरेक्शन है। कोवलेंट इंटरेक्शन क्या है? कोवलेंट इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन होता है जिसमें आयंस आपस में कोवलेंट इंटरेक्शन क्या होता है? कोवलेंट इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन होता है जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा कहलाता है कोवलेंट इंटरेक्शन। देखिए ये है हमारा चार्ज, ये हमारा अनचार्ज टीआरएनए, ये है हमारा चार्ज। अब ये जो चार्ज टीआरएनए होता है इसको हम अमाइनो एसाइलेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं। ये जो हमारी प्रोसेस होती है इसे हम अमाइनो एसाइलेशन भी बोलते हैं। ये जो हमारी टीआरएनए की चार्जिंग की प्रोसेस होती है ये 2 स्टेप में परफॉर्म की जाती है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप को फॉलो करके हमारा अनचार्ज टीआरएनए हमारे चार्ज टीआरएनए में कन्वर्ट। तो हम इसकी सबसे पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है 2 स्टेप। ये है हमारा अमाइनो एसिड, ये वो अमाइनो एसिड है जिसे हमें चार्ज करना है अपने टीआरएनए, और ये है हमारा एटीपी का मॉलिक्यूल है। एटीपी का मतलब है इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। इसका जो नाम है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ये फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप, सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड फॉस्फेट। तो क्या होगा, ये जो हमारा अमाइनो एसिड्स है उसका जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये इसके जो फर्स्ट प्राइम वाला हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है उस पे जाके उस पे अटैक करेगा, और इस पे अटैक जब करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इससे 2 फॉस्फोग्रुप पायरोफॉस्फेट के रूप में रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई, फर्स्ट हमारा अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो हमारा ऑक्सीजन था जिसपे हमारे ये फ्री रेडिकल है, इन रेडिकल ने इस पे जाके अटैक किया। ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन किया। न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन से क्या हुआ, जो फॉस्फेट ग्रुप थे उनके आपस में बॉन्ड की ब्रेकेज हुई, और इस बॉन्ड की ब्रेकेज होने की वजह से ये खुद जाके इस पे बाइंड कर गया और दो फॉस्फेट ग्रुप को एटीपी से रिलीज कर दिया, और एटीपी को कन्वर्ट कर दिया एएमपी पे। और अब ये क्या बन गया, एएमपी। ये है हमारा एएमपी मॉलिक्यूल और ये है हमारा अमाइनो ग्रुप।
तो अब ये जो हमारा अमाइनो ग्रुप है, जो हमारा अमाइनो ग्रुप सेंस, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स है वो हमारा एटीपी से जाके बाइंड कर गया। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है, ये है हमारा चार्ज, ये है हमारा अनचार्ज टीआरएन, ये है हमारा अनचार्ज टीआरएन। और इस अनचार्ज टीआरएन पे हमारा 3 प्राइम, जो हमारा 3 प्राइम एंड होता है उस पे हमारा फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट। और अगेन ये जो फ्री OH ग्रुप है ये क्या करेगा, इसके जो हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उस पे जाके इंटरेक्शन करेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हमारे टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे बाइंड हो जाएंगे, और जो हमारा एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हुआ था और एएमपी आपस में रिलीज हो जाएगा। देखिए ये है हमारा एएमपी मॉलिक्यूल, ये है हमारा चार्ज टीआरएन, ये है हमारा टीआरएनए, ये है हमारा रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड जिसको हमने चार्ज करना था किस पे, टीआरएनए पे। तो ये इस तरीके से जो हमारा टीआरएनए है उस पे हमारा अमाइनो एसिड आके बाइंड करेगा। और ये जो इंटरेक्शन होती है ये हाईली एनर्जिक बॉन्ड होती है, कोवलेंट इंटरेक्शन होती है। तो इस तरीके से जो हमारा अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स हमारे टीआरएनए पे जाके बाइंड कर जाते हैं। तो हम इस शॉर्ट में इसको समझते हैं कि सबसे पहले हमारा अमाइनो एसिड एटीपी पे जाके अटैक किया, एटीपी से जाके बाइंड किया, फिर जो एटीपी थी, एटीपी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा एटीपी बाइंडिंग अमाइनो एसिड्स था उस पे जो हमारा टीआरएनए था उसका जो 3 प्राइम एंड वाला OH ग्रुप था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसने इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे जाके अटैक किया। अटैक करने से जो हमारा एएमपी का मॉलिक्यूल्स था वो उसको सेपरेट आउट कर, जो हमारा एएमपी का मॉलिक्यूल था उसे सेपरेट आउट कर दिया, और जो हमारा अमाइनो एसिड था वो हमारे टीआरएनए पे चार्ज हो गया या फिर अटैच हो गया। तो ये होती है हमारी टीआरएनए चार्जिंग प्रोसेस। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही कॉमन होती है, दोनों में ही परफॉर्म की जाती है, दोनों में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन है उसमें 3 स्टेप्स में होती है। पहला हमारा होता है इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन ट्रांसलेशन, दूसरा हमारा होता है इलोंगेशन, नेक्स्ट हमारा होता है टर्मिनेशन। तो जो इनिशिएशन स्टेप होता है उसमें हमारे लिए जीटीपी के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे टीआरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे एमआरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, दोनों ही सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन पार्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें इन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये है हमारे जीटी का मतलब है गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है हमारे इनिशिएशन फैक्टर्स, ये इनिशिएशन फैक्टर हमारे ये जो इनिशिएशन प्रोसेस को परफॉर्म करने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फिर है हमारा टीआरएनए हमारे अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम पे लेके आएगा। फिर ये नेक्स्ट हमारा एमआरएनए पे हमारी कोडिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी, और राइबोसोम पे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस। अब कैसे ये प्रोसेस परफॉर्म होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, देखिए ये है हमारी सब यूनिट 3S सब यूनिट यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें देखिए ये है हमारी ए साइड, ये है हमारी बी साइड, ये है हमारी ई साइड। तो हमारे इनिशिएशन यूकैरियोटिक सेल्स में इनिशिएशन की प्रोसेस होती है। इनिशिएशन की प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमें 3 इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा सबसे पहला इनिशिएशन फैक्टर होता है वो होता है हमारा इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, सेकंड होता है हमारा इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, थर्ड होता है हमारा इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। अब हम इनके रोल्स, तो जो हमारा इनिशिएशन फर्स्ट होता है वो हमारा ए साइड पे प्रेजेंट होता है, और वहीं जो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड होता है ये हमारा परपेंडिकुलर बी साइड पर ए साइड पे प्रेजेंट होता है।
वहीं जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर 3 होता है वो हमारा ई साइड पे प्रेजेंट। तो ये होते हैं हमारे इनिशिएशन फैक्टर। अब हम इनके करते हैं। तो जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट होता है वो क्या करता है, वो हमारा जो फर्स्ट टीआरएनए होता है उसको ए साइड पे बाइंडिंग करने को प्रिवेंट करता है। बाइंडिंग करने से प्रिवेंट करने का सेंस ये है कि जो हमारा सबसे पहला टीआरएनए होता है वो हमारी पी साइड पे आके बाइंड करता है, ना कि ए साइड पे। तो ए साइड को ये जो हमारा टीआरएनए है वो हमारा ए साइड पे बाइंड ना करे, इसके लिए इस पे इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएशन फैक्टर 2। ये जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है, इस इनिशिएशन फैक्टर 2 हमारा जीटीपीएस होता है। जीटीपीएस से मतलब ये है कि इस पे जीटीपी का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये जो हमारा सबसे पहला टीआरएनए आता है जो हमारा एफ मतलब फॉर्मिल मिथेनिन को कोड करता है, उसके अटैचमेंट में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये जो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड होता है, उसके अलावा अब जो सेकंड टीआरएनए आएगा उसे हमारे पी साइड्स पे बाइंड होने के लिए भी प्रिवेंशन का काम भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड की, तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड होता है ये हमारा ई साइड पे बाइंड करता है, और ये जो हमारी लार्ज सब यूनिट होती है उसको प्रिवेंट करता है स्मॉल सब यूनिट से बाइंड करने के लिए। क्योंकि जब स्मॉल सब यूनिट हमारी लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट से बाइंड कर जाती है तो हमारे ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को पहले लार्ज सब यूनिट को स्मॉल सब यूनिट से रोकने के, आपस में अटैच करने से रोकने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई प्रेजेंट होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड। देखिए ये है हमारा मिथेनिन और ये है हमारा एन फॉर्मिल मिथेनिन। देखिए यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो हमारा सबसे पहला अमाइनो एसिड था वो फॉर्मिल मिथेनिन को कोड करे। ये होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही होती है तो वहां पे जो सबसे पहला अमाइनो एसिड ऐड होता है वो होता है हमारा फॉर्मिल मिथेनिन। तो फॉर्मिल मिथेनिन और हमारी मिथेनिन में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस यहाँ पे जो फॉर्मिल मिथेनिन है हमारा उसपे जो हमारी एन टर्मिनल होता है उसपे CHO ग्रुप सॉरी COH ग्रुप। फॉर्मिल का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप। वहीं जो हमारी मिथेनिन होती है उसपे फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं होता। ये डिफरेंस होता है हमारे मिथेनिन और एन फॉर्मिल मिथेनिन। इसे हम F मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखते हैं कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे परफॉर्म करती है। सबसे पहले ये है हमारी 3 सब, ये है हमारी ट्रांसलेशन की 30 सब यूनिट। इस 30 सब यूनिट पे देखिए हमारी पी साइड, ये ए साइड, ये ई साइड। ई साइड पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर हमारा थर्ड प्रेजेंट है। तो अब देखिए ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई साइड पे थर्ड, ई साइड पे प्रेजेंट है फर्स्ट और 2, और जीटीपीएस जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 था उस पे जीटीपी था, तो ये जीटीपीएस इस पे बाइंड होके ए और पी साइड पे परपेंडिकुलर। ये है हमारा इनिशिएटर टीआरएनए, ये है हमारा एमआरएनए, ये है एमआरएनए की राइबोसोम बाइंडिंग साइड। देखिए मैं राइबोसोम बाइंडिंग साइड आपको बताई थी, ये है राइबोसोम बाइंडिंग साइड, ये हमारी स्टार्ट, यहाँ पे हमारे स्मॉल लास्ट।
और यहाँ पे हमारा है ये स्मॉल सब यूनिट का खुद का mRNA। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बात करें तो ये होता है हमारा 16S का। अब देखिए इनिशिएशन फैक्टर, ये हमारी जो पी साइट है वो हमारी फ्री है इस टाइम। तो क्या होगा, ये जो हमारा इनिशिएटेड टीआरएनए होगा वो इस जो हमारी पी साइट होगी उस पर जाके बाइंड कर जाएगा। सबसे पहले हमारा जो टीआरएनए जो हमारा एमआरएनए है वो आके बाइंड करेगा हमारा राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पे, किससे, सैंडल गार्नो सीक्वेंस से। फिर हमारा टीआरएनए आएगा, टीआरएनए हमारे जो हमारी पी साइट से उस पे जाके बाइंड कर जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा जीटीपीएज होने की वजह से, देखिए जो जीटीपी और जीटीपी में क्या है, अब ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड है उस पर जीटीपी प्रेजेंट है। जीटीपीएस प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, इसका जो बॉन्ड होगा, मतलब जीटीपी और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड इन दोनों के बीच में अब जो बॉन्ड होगा, जो इंटरेक्शन होगी वो काफी हाई होगी, मतलब इसमें आपस में बाइंडिंग एफिनिटी काफी ज्यादा होगी। लेकिन जब जीटीपी हमारा जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जीटीपी की अब होती है हाइड्रोलिसिस। जब ये जीटीपी हमारा जीटीपी में अब हमारी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हुई, हमारा जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो जीटीपी होता है अब इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 से वो लूज हो जाती है। और लूज हो जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड तीनों ही आपस में रिलीज हो जाते हैं। जब ये तीनों फैक्टर्स आपस में रिलीज हो जाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारी ई साइड भी फ्री है, ई साइड भी हमारी फ्री है, ए साइड भी फ्री है, और जो पी साइड है उस पे हमारा पहला अमाइनो एसिड। तो जब हमारी ई साइड फ्री है और ई साइड पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था वो हमारे प्रिवेंट कर रहा था इस 550S सब यूनिट को बाइंड करने के लिए, लेकिन अब जो हमारी ई साइड है वो फ्री है तो क्या होगा, जो हमारा 50S साइड होगी वो हमारे इससे जाके बाइंड कर जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा इस टाइप से, ये और ये इसकी सब यूनिट बनती है, ये ए साइड, बी साइड, ई साइड। तो इस तरीके से ये हमारा जो ये बन जाएगा हमारा 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट अब ये हमारे यहाँ पे हमारी इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, अब हमारी इलॉन्गेशन की प्रोसेस स्टार्ट। अब ट्रांसलेशन की इलॉन्गेशन प्रोसेस, जो ट्रांसलेशन की इलॉन्गेशन प्रोसेस होती है वो कैसे परफॉर्म की जाती है और उसके लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे हम ट्रांसलेशन की इलॉन्गेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो जब हमें ट्रांसलेशन में इलॉन्गेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करना होता है तो हमारे लिए 3 मेन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर 3 मेन प्रोसेसेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रांसलेशन इलॉन्गेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला है बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए, मतलब इसमें हम सबसे पहले जो हमारा टीआरएनए होता है उस टीआरएनए पे हम अमाइनो एसिड्स को बाइंड करते हैं। तो ये जो हमारा जब टीआरएनए अमाइनो एसिड से बाइंड हो जाता है तो ये हमारा कहलाता है चार्ज टीआरएनए। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें जो टीआरएनए है उसे चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने से इन द सेंस कि हमें इसमें अमाइनो एसिड्स को ऐड करना पड़ता है। सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब जब हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीन्स हमारी अमाइनो एसिड से सीक्वेंस से बनी होती है और एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से कंबाइन करने के लिए हमें जिस बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब 2 अमाइनो एसिड्स को आपस में ऐड करने के लिए हमें जिस बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। और
इलोंगेशन में इस पेप्टाइड इलोंगेशन में हम जो इलोंगेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम इसी पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं अमाइनो एसिड्स के बीच में। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि इलोंगेशन की प्रोसेस को अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस में ग्रोइंग चेन को इलोंगेट करने के लिए हमें ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करना होता है। तो ये जो 3 मेन स्टेप हैं जो हमें इलोंगेशन की प्रोसेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर ये हमारे इलोंगेशन की प्रोसेस अगर इन तीनों स्टेप में से एक भी स्टेप में कोई भी हिंड्रेंस हो जाए या फिर म्यूटेशन हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कंप्लीटली ही इफेक्टिव हो जाती है। अगर आपके प्रॉपर तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो हमारे प्रोटीन प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं होगी उसकी। अगर हमारा जो अमाइनो एसिड्स है वो जो अमाइनो एसिड्स हमारा टीआरएनए से प्रॉपरली तरीके से बाइंड नहीं हो रहा है या फिर जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो अमाइनो एसिड्स नहीं बाउंड होके कोई दूसरा बाउंड हो रहा है तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये जो 3 स्टेप है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये कैसे होता है आप वो इसको डिटेल में। ये है हमारा राइबोसोम, ये है हमारे राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, ये है हमारी लार्ज सब यूनिट, ये है हमारी पी साइड, ये है हमारी पी साइड, ये है हमारी ए साइड और यहाँ पे हमारी है टी साइड। ये हमारी 3 साइड्स और ये है हमारा टीआरएनए और इस टीआरएनए पे ये है चार्ज अमाइनो एसिड, मतलब इस पे अमाइनो एसिड अटैच और इस अमाइनो एसिड की अटैचमेंट होने की वजह से इस टीआरएनए को हम कहेंगे चार्ज टीआरएनए। अब ये हो गया हमारा चार्ज टीआरएनए। ये चार्ज टीआरएनए देखिए सबसे पहले क्या करेगा, ये है हमारा एमआरएनए, ये हो गया हमारा एमआरएनए। एमआरएनए पे सबसे पहले टीआरएनए की जो हमारी एंटी कोडिंग साइट है उस एंटी कोडिंग साइट और इसकी कोडिंग साइट में इंटरेक्शन होगी और इस इंटरेक्शन की वजह से सिग्नल दिया जाएगा किसको, टीआरएनए को, कि उसे कौन सा अमाइनो एसिड्स लेके आना है ग्रोइंग चेन को इलोंगेट करने के लिए। तो यहाँ पे जब एंटीकोडन कोडोन की इंटरेक्शन हुई हमारा सिग्नल गया, सिग्नल होने के बाद क्या हुआ, जिस भी अमाइनो एसिड्स की हमें रिक्वायरमेंट हुई वो अमाइनो एसिड्स हमारा ए साइड पे आके बाइंड करके, फिर जब ये ए साइड पे आके बाइंड कर जाएगा तो जो क्या होगा, जो पी साइड पे हमारा अमाइनो एसिड्स है वो ए साइड पे ट्रांसलोकेट हो जाएगा। ये जो ग्रोइंग चेन है हमारी, अब ये जो हमारी अमाइनो एसिड्स की ग्रोइंग चेन है ये ए साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और जब ये ए साइड पे शिफ्ट हो जाएगी तो हमारा जो ये टीआरएनए है ये एकदम फ्री हो जाएगा, मतलब अब इस पे कोई भी अमाइनो एसिड अटैच नहीं है। तो ये जो पी साइड से ई साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और जब ये ई साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ये पी साइड से शिफ्ट है और ये हमारी जो हमारी ग्रोइंग चेन है वो ए साइड पे शिफ्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, जो ई साइट है हमारी, ई साइट से जो हमारा टीआरएनए है वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और जो हमारा पी साइट पे अमाइनो टीआरएनए जिसपे कोई भी अमाइनो एसिड अटैच नहीं है वो हमारा ई साइट पे आ जाएगा और जो हमारी ग्रोइंग चेन वाला अमाइनो टीआरएनए ए साइट पे था वो हमारा पी साइट पे आ जाएगा और इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन और हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रोटीन प्रॉपर्ली तरीके से सिंथेसिस होने लगेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिखाया गया है कि एक एक स्टेप करके कि कैसे पूरी प्रोसेस परफॉर्म। ये है हमारी ए साइड, पी साइड, ई साइड, ये है हमारा। अब हम इसको डिटेल में अब हम इसके एक एक स्टेप को देखते हैं कि एक स्टेप कैसे परफॉर्म होता है।
और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ट्रांसलेशन इलोंगेशन फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो ट्रांसलोकेशन इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ट्रांसलेशन जो हमारे इलोंगेशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे 2 इलोंगेशन फैक्टर्स यूज की जाती हैं। पहला हमारा होता है EFTU GTPase एंड GTPase फैक्टर, और दूसरा हमारा होता है EFG GTPA। ये 2 इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं जो tRNA की प्रोसेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है हमारा इलोंगेशन फैक्टर T U, दूसरा है हमारा G। यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर है EF भी होता है, तो इसे बोलते हैं EFTU, इसे कहते हैं EFG। तो ये 2 इलोंगेशन फैक्टर्स है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। देखिए ये है हमारा राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, ये हमारी मैप सब यूनिट। यहाँ पे हमारी E साइड, P साइड, E साइड, ये 2 साइड। जब हमारा इनिशिएशन प्रोसेस हमने परफॉर्म कर ली थी तो हमने देखा था जो हमारी P साइड थी, यानी कि जो मिडिल वाली साइड थी, मतलब ये वाली साइड, इस वाली साइड पे हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड आके बाइंड कर गई, जो प्रोकैरियोट्स के केस में था फॉर्मिल मिथियोनिन। अब पहला हमारा अमाइनो एसिड इस पे आके बाइंड कर गया, ये हमें इलोंगेशन के बाद में, इनिशिएशन स्टेप के बाद में। और यहाँ पे ये है हमारा mRNA। अब क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे कोडोन एंटीकोडोन की इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन होने के बाद सिग्नल दे दिया जाएगा tRNA, और जिस एंटीकोडोन की इंटरेक्शन होने के बाद जिस tRNA की हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो tRNA हमारा A साइड पे आके बाइंड करेगा, इस पे आके बाइंड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन ये हमारी स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, ये हमारा ए साइड, ई साइड, पी साइड। अब जो हमारा नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स है, मतलब जो नेक्स्ट हमारा tRNA है, ये tRNA हमारा आगे ए साइड पे बाइंड कर जाएगा। तो पी साइड पे हमारा है पहले से ही अमाइनो एसिड्स है, ए साइड पे आके ये बाइंड कर गया, ई साइड हमारी भी फ्री। तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो पी साइड है इस पे जो अमाइनो एसिड अटैच है ये वाला, ये अमाइनो एसिड ट्रांसलोकेट होगा ए साइड पे, और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो अमाइनो एसिड की चेन होती है वो पी साइड से ए साइड पे इलोंगेट कर जाती है, मतलब ट्रांसफर हो जाती है। और ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है अमाइनो एसिड्स के बीच में। फिर जब हमारे अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, तब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की हमें फॉर्मेशन होगी, ट्रांसलोकेट होगी, तब जो हमें दिखेगा वो इस टाइप से दिखेगा, पी साइड, पी साइड, पी साइड। यहाँ पे हमारी ग्रोइंग चेन होगी। अब यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे हमारा tRNA एकदम फ्री होगा, कि मतलब इस पे कोई भी अमाइनो एसिड अटैच नहीं होगी। अब इतना हमें समझ आ गया कि यहाँ पे ट्रांसलोकेट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो tRNA है वो हमारा ई साइड पे ट्रांसलोकेट हो जाएगा, और ये जो हमारा ग्रोइंग अमाइनो एसिड वाला tRNA है वो हमारा पी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और ए साइड हमारी फ्री हो जाएगी।
ए साइट हमारी फ्री हो गई, सॉरी हाँ ए साइट हमारी फ्री हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब दूसरा हमें सिग्नल मिल गया, जब दूसरा अमीनो एसिड को कोड करने का सिग्नल मिल गया, तो जो हमारा ई साइट है, सॉरी पी साइट, अब जो हमारी पी साइट है, ये जो ई साइट है, ई साइट का जो अमीनो एसिड्स है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे जो बिना अमीनो एसिड सीक्वेंस वाला टीआरएनए है वो ई साइट पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो हमारा अमीनो एसिड वाला सीक्वेंस था वो हमारा पी साइट पे शिफ्ट हो जाएगा। और इस शिफ्ट होने की वजह से जो हमारी ए साइट होगी वो एकदम फ्री हो जाएगी। ए साइड हमारी फ्री हो गई, इसे मैंने एफ से लिखा। जो हमारी पी साइड थी उस पे हमारा ग्रोइंग चेन का अमीनो एसिड्स था, और जो हमारी ई साइड थी उस पे हमारा जो पी साइड पे टीआरएनए था वो था। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूस तरीके से चलती रहती है। और ये कब तक चलती है, जब तक हमें टर्मिनेशन पॉइंट नहीं मिल जाता। जब हमें टर्मिनेटेड सीक्वेंस मिल जाते हैं तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे ये ऐसे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें इलॉन्गेशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। अब इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो इलॉन्गेशन फैक्टर्स होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है इलॉन्गेशन फैक्टर PU। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका क्या वर्क होता है, देखिए ये जो हमारा इलॉन्गेशन फैक्टर PU है, ये हमारा एक GTPase एंजाइम GTPase की तरह वर्क करता है, कि मतलब इस पे एक GTP का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और ये जो होता है ये जो हमारा टीआरएनए होता है उससे बाइंड करता है। और GTPase होने की वजह से जो इसकी टीआरएनए से बाइंडिंग करने की कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसकी टीआरएनए से जो एफिनिटी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है या काफी स्ट्रॉन्ग होती है। और जब हमारा जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी एफिनिटी कम हो जाती है, और कम हो जाने की वजह से ही ये जो हमारा इलॉन्गेशन फैक्टर TU है वो हमारा रिलीज हो जाता है। इसी के साथ साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी रिलीज होता है, और हमारा जो टीआरएनए है वो ए साइड पे जाके ट्रांसलोकेट हो जाता है। कैसे, देखिए हमारा टीआरएनए आया, अब टीआरएनए पे ये इलॉन्गेशन फैक्टर TU बाइंड है, और जब इसमें जीटीपी से जीटीपी की कन्वर्ट होगा तो ये रिलीज हो जाएगा, और ये जो टीआरएनए है वो हमारा ए साइड पे जाके बाइंड करते हैं। तो ये रोल होता है हमारा इलॉन्गेशन फैक्टर TU। अब हम देखते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर GTPase का। ये जो इलॉन्गेशन फैक्टर G है इस पे भी एक GTP का मॉलिक्यूल बाइंड करता है। ये किस पे बाइंड करता है, ये भी हमारा टीआरएनए पे, ये भी हमारा ये जो हमारा ए साइट होती है उस पे जाके बाइंड करता है। और उस पे जाके बाइंड करने के बाद इसमें भी सेम प्रोसेस होती है, ये भी जीटीपीएस से बाइंड होता है। जीटीपीएस से बाइंड होने की वजह से इसकी एफिनिटी काफी अच्छी होती है, लेकिन जब जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी एफिनिटी स्लो हो जाती है, और इसकी स्लो होने की वजह से ये रिलीज आउट हो जाता है और टीआरएनए को रिलीज कर देता है, और हमारी ए साइट होती है वो एकदम फ्री हो जाती है। तो ये होते हैं हमारे इलॉन्गेशन फैक्टर का रोल, और इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स में इलॉन्गेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसलेशन की टर्मिनेशन प्रोसेस, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो ट्रांसलेशन है उसमें टर्मिनेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है। तो जो टर्मिनेशन प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें स्टॉप कोडॉन की रिक्वायरमेंट होती है,
और ये जो स्टॉप कोडॉन होते हैं वो मोस्टली 3 होते हैं। पहला हमारा AUG, दूसरा हमारा UAA और तीसरा हमारा UGA। जब भी इलॉन्गेशन जो हमारी ग्रोइंग चेन होती है, जब इस ग्रोइंग चेन में ये 3 कोडॉन, ये तीनों में से कोई भी एक जब कोडॉन मिल जाता है तो हमारा वो होता है टर्मिनेशन पॉइंट। टर्मिनेशन पॉइंट से सेंस ये होता है कि वहां पे हमें जो प्रोटीन को सिंथेसिस की प्रोसेस है उसे स्टॉप करना। जो इलॉन्गेशन की प्रोसेस इस पे स्टॉप हो जाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन। और इन स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रिलीजिंग फैक्टर। ये जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, ये रिलीजिंग फैक्टर्स हमारे रिकॉग्नाइज करते हैं स्टॉप कोडॉन को। जब ये ये जो रिलीजिंग फैक्टर ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं स्टॉप कोडॉन को, उसके बाद जो हमारी इलॉन्गेशन की प्रोसेस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 2 टाइप के रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। पहला हमारा होता है रिलीजिंग फैक्टर 1 और दूसरा हमारा होता है रिलीजिंग फैक्टर 2। ये जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं ये डिफरेंट अमाइनो, ये UAG, UGE, UGE और UAA को रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए कैसे प्रोसेस परफॉर्म होती है। देखिए ये हमारे जो रिलीजिंग फैक्टर है वो हमारे आके A साइड पे बाइंड कर गया। A साइड बाइंड होने के बाद यहाँ पे जो प्रोसेस थी वो रुक गई, यहाँ पे प्रोसेस एकदम स्टॉप हो गई। उसके बाद फिर क्या होगा, स्टॉप हो जाने के बाद ये जो हमारी ग्रोइंग चेन है वो और जो हमारे tRNA है वो आपस में एक दूसरे से रिलीज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और इस सेपरेशन की प्रोसेस भी हमारी परफॉर्म की जाती है। अब क्या हुआ, हमारी स्टॉप रिलीजिंग फैक्टर आया, रिलीजिंग फैक्टर ने इसे रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारी अमाइनो एसिड्स, जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स की ग्रोइंग चेन से जो हमें प्रोटीन मिली होती है वो और जो हमारे tRNA होते हैं वो इससे रिलीज आउट हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोसेस होती है कि हमें इसका, अब हमें क्या करना है, अपने जो हमारे इलॉन्गेशन फैक्टर है, मतलब जो हमारे राइबोसोम, अब हमने यहाँ हमारे टर्मिनेशन की प्रोसेस एकदम कंप्लीट हो गई। अब टर्मिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमें ये जो हमारे ये कॉम्प्लेक्स बना होता है 70S कॉम्प्लेक्स, इसको फिर से इसकी सब यूनिट में डिवाइड करना होता है। तो इसकी सब यूनिट में जब हमें डिवाइड करना होता है तो उसके लिए हमें एक RRF फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी और ये जो हमारा RRF फैक्टर्स होता है ये हमारी A साइड पे जाके बाइंड कर देता है। ए साइड पे जब ये बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा, ये ए साइड पे जाके बाइंड कर जाएगा। ए साइड पे बाइंड करने के बाद एक इलॉन्गेशन फैक्टर G, जो हमें इलॉन्गेशन की प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होती थी वो फिर से हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो आके हमारी अगेन वो क्या करेगा, हमारे ए साइड पे आके बाइंड करेगा। ए साइड पे आके जब बाइंड करेगा तो उसकी वजह से जो GTP, ये अब क्या होगा, यहाँ पे GTPase की एक्टिविटी होगी। GTPase की एक्टिविटी से सेंस ये होगा कि जो GTP है, जो हमारा GDP है वो हमारा GTP में कन्वर्ट होगा और जब GTP में कन्वर्ट होगा तो उसकी एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी और एफिनिटी रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा mRNA है, mRNA और जो हमारा tRNA है, जो हमारा mRNA है वो उससे रिलीज आउट हो जाएगा और जितने भी हमारे जो tRNA, यहाँ पे mRNA, यहाँ पे tRNA रिलीज होगा। जो इलॉन्गेशन, जो हमारी E साइड और P साइड पे वो हमारा जो tRNA होगा वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज हो जाने के बाद फिर हमें एक अनदर फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी हमारा इनिशिएशन फैक्टर 3rd। और ये इनिशिएशन फैक्टर 3rd क्या करेगा, ये आके ई साइड पे बाइंड करेगा। ई साइड पे जब क्या होगा, ये जो रिलीजिंग फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर और जो हमारा इलॉन्गेशन फैक्टर G था, उन तीनों ने आपस में कंबाइन करने की वजह से क्या होगा,
हमारा टीआरएनए, एमआरएनए और ये जो राइबोसोम की सब यूनिट और जैसे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट थी वो आपस में रिलीज आउट हो जाएंगे। रिलीज आउट होने का मतलब वो अपने अपने कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारी पूरा 70S का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यहाँ पे हमारे रिलीजिंग फैक्टर आके बाइंड करेंगे, रिलीजिंग फैक्टर बाइंड किए, हमारा इनिशिएशन फैक्टर आके बाइंड किया ई साइड पे, और इस ई साइड पे इनिशिएशन फैक्टर थर्ड बाइंड होने की वजह से ये जो लार्ज सब यूनिट होती है वो स्मॉल सब यूनिट से कंबाइन नहीं हो पाती है। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था जब हम इसका इनिशिएशन बात कर रहे थे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, अब ये सारे अपने अपने कंपोनेंट में रिलीज आउट हो गए और हमारी टर्मिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हम अपने ट्रांसलेशन की प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए हमें रिलीजिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं ये हमारे स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा हमें आरआरएफ फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। आरएफ फैक्टर और जो इलॉन्गेशन फैक्टर जी होता है वो हमारे टीआरएनए और एमआरएनए को सेपरेट आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा जो हमारा इलॉन्गेशन, जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर थर्ड होता है वो हमारा जो राइबोसोम की स्मॉल और लार्ज सब यूनिट होती है उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से ये हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस एकदम कंप्लीट हो जाती है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन यूकैरियोटिक्स की सेल्स में इलॉन्गेशन ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है। कि अगर अभी हमने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक की सेल्स थी उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस हमने देखी थी। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसलेशन की प्रोसेस, कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है। तो जब यूकैरियोटिक के ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है राइबोसोम की। जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती थी प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वैसे ही सेम कंपोनेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होता है वो हमारा होता है 70S राइबोसोम। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक्स की बात करें तो यूकैरियोटिक्स में जो कि हमारा राइबोसोम होता है वो हमारा होता है 80S राइबोसोम। इसमें भी दो सब यूनिट होती है, एक हमारी लार्ज सब यूनिट, एक हमारी स्मॉल सब यूनिट। अब इसमें कैसे प्रोसेस परफॉर्म की जाती है देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये है हमारा एमआरएनए, और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसका जो एमआरएनए होता है उस पे हमारी 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती है और 3 प्राइम एंड पे पॉलीएडेनाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसके सबसे पहले हमें एक रिक्वायरमेंट होती है इलॉन्गेशन फैक्टर 4B की। और ये जो इलॉन्गेशन फैक्टर 4B होता है ये हमारा बाइंड कर जाता है किससे, कैपिंग वाली साइड से। और जब ये कैपिंग वाली साइड से जाके बाइंड कर जाता है तो ये इस टाइप से एक फॉर्मेशन बना होता है। ये जो हमारी अब इस टाइप से ये फॉर्मेशन बना लेगा, ये हमारा होगा, यहाँ पे हमारा बाइंड करेगा इलॉन्गेशन फैक्टर 4B। तो ये तो जो प्रोसेस होती है ये हमारे एमआरएनए के लिए होती है। अब हम देखते हैं राइबोसोम में कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे भी एक स्मॉल सब यूनिट होगी और एक लार्ज सब यूनिट होगी। तो जो हमारे यहाँ पे जो स्मॉल सब यूनिट होती है उस पे भी हमारा इसका खुद का एक एमआरएनए होगा, एक हमारा एमआरएनए होगा। फिर यहाँ पे भी सेम हमारा एमआरएनए आके बाइंड करेगा।
यहाँ पे सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट ए और इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट 3, मतलब 1 इलोंगेशन फैक्टर और 1A और इलोंगेशन फैक्टर 3, इन दोनों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये जो हमारा फर्स्ट ए होता है ये हमारा ए साइड पे जाके बाइंड कर जाता है, और जो हमारा ई होता है वो हमारा बाइंड, जो हमारा इलोंगेशन फैक्टर 3 होता है वो बाइंड कर जाता है हमारा ई साइड पे। अब हमारी दो साइड ब्लॉक हो गई, मतलब ए साइड भी हमारी ब्लॉक हो गई, ई साइड भी हमारी ब्लॉक हो गई, और हमारी पी साइड अब एकदम फ्री है। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट होगी इलोंगेशन फैक्टर 5b की, इलोंगेशन फैक्टर 1f, इलोंगेशन फैक्टर 2 की। जब हमारा इलोंगेशन फैक्टर 5b और इलोंगेशन फैक्टर हमारा 2, ये क्या करेगा, जो इलोंगेशन फैक्टर 2 होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा टीआरएनए के लिए, टीआरएनए के अटैचमेंट के लिए, किस पे, पी साइड पे। और जो हमारा इलोंगेशन फैक्टर 2 होगा उस पे जीटीपी बाइंड होगा, और जीटीपी बाइंड होने की वजह से अभी इसकी जो एफिनिटी है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जब हमारा एपीटीपी जीटीपी में बाइंड हो जाएगा तो इसकी एफिनिटी कम हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इलोंगेशन, ये पी साइड पे हमारा आके बाइंड कर गया, क्या क्या बाइंड किया, इलोंगेशन फैक्टर 2, हमारा टीआरएनए जो सबसे पहले मिथनिन को कोड करेगा। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल थी वहां पे जो पहला अमाइनो एसिड कोड हो रहा था वो था हमारा फॉर्मिल मिथनिन, लेकिन जो यहाँ पे बाइंड करेगा वो नॉर्मल मिथनिन होगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला अमाइनो एसिड आके पी साइड पे बाइंड कर गया, इलोंगेशन फैक्टर 5b बाइंड कर गया, और इलोंगेशन फैक्टर 2 बाइंड कर गया, और ये है हमारे जीटीपीएस इलोंगेशन फैक्टर। जब जीटीपी में कन्वर्ट होगा तो इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए क्या हुआ, हमारा एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के सेंस देखिए, इलोंगेशन फैक्टर ई आएगा, ये जो हमारा इलोंगेशन फैक्टर E4 था ये हमारा किस पे बाइंड था, ये बाइंड था हमारा mRNA पे। ये mRNA की 5 प्राइम कैपिंग पे जाके बाइंड करता है। फिर 5 प्राइम कैपिंग में जाके क्या होगा, इसकी स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग में क्या होगा, ये स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा कि कहाँ पे हमारा स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है। जहां पे जाके ये हमारा, जब हमें स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा एलोंगेशन, यहाँ पे हमारा स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है, वहीं पे जो हमने अभी अपना राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स पढ़ा था वो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट इस पे जाके बाइंड कर जाएगी। बाइंड कर जाने के बाद देखिए इस तरीके से ये बाइंड कर जाएगी। देखिए ये बन गया हमारा 40S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देखिए ये हमारी ए साइट है, ये हमारी ई साइट है, ये हमारी पी साइट है। इस पी साइट पे हमारा अमाइनो एसिड बाइंड है, और इस अमाइनो एसिड पे हमारा इलोंगेशन फैक्टर 5 बाइंड है, इलोंगेशन फैक्टर 2 बाइंड है, और जीटीपी बाइंड है। और जब ये जीटीपी में कन्वर्ट होगा तो इसकी एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी और इलोंगेशन फैक्टर 2 रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा इलोंगेशन फैक्टर हमारा थर्ड होता है जो हमारा जो कैपिंग पे बाइंड करता है, तो वो भी हमारा रिलीज आउट हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, जो हमारी ई साइड थी, ई साइड पे इलोंगेशन फैक्टर 3 प्रेजेंट था, वो इलोंगेशन फैक्टर भी रिलीज हो जाएगा, और जो हमारी ए साइड पे इलोंगेशन फैक्टर था वो भी हमारा रिलीज हो जाएगा। जब ये रिलीज हो जाएंगे तो जो हमारी 50S मतलब लार्ज सब यूनिट है वो हमारी स्मॉल सब यूनिट से बाइंड कर जाए। देखिए इस तरीके से जब ये बाइंड कर गई, जितने भी हमारे इलोंगेशन फैक्टर थे सारे रिलीज आउट हो गए। रिलीज आउट हो जाने के बाद अब हमारी ए साइड भी फ्री है और हमारी ई साइड भी फ्री है। और अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसे हम कहते हैं ATS इनिशिएशन फैक्टर
ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप, जैसे हमारा प्रोकैरियोटिक में elongation था वैसे ही सेम हमारा यूकैरियोटिक में elongation होगा। देखिए ये है हमारी A साइट, P साइट, E साइट, ये हमें सबसे पहला हमें मिला है। पहला हमें सबसे पहला जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद हमें मिला होता है वो ये होता है। इसके बाद सबसे पहले क्या होगा, हमारा नेक्स्ट tRNA आएगा और वो tRNA हमारा A साइट पे बाइंड करेगा। ए साइड पे बाइंड करने के बाद क्या होगा, सेम यहाँ पे भी हमें elongation फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें वहां elongation फैक्टर की रिक्वायरमेंट थी वैसे ही सेम हमें यहाँ भी elongation फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए यहाँ पे elongation फैक्टर 1 अल्फा और elongation फैक्टर 2 की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही हमारा सेकेंड अमाइनो एसिड ए साइड पे बाइंड हो जाएगा, सेम उसी टाइम पे ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होगी। ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस कैसे होगी, जो हमारी पी साइड पे अमाइनो एसिड की ग्रोइंग चेन होगी वो हमारी ए साइड पे ट्रांसलोकेट हो जाएगी और इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से। और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से प्रोसेस परफॉर्म की जाती है और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब इस तरीके से ये हमारी ग्रोइंग चेन हो गई, ये हमारा tRNA हो गया जो अब अनचार्ज्ड है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये जो अनचार्ज tRNA है वो हमारा ई साइड पे जाके ट्रांसलोकेट हो जाएगा और जो हमारे ए साइड पे जो ग्रोइंग चेन थी वो पी साइड पे बाइंड हो जाएगी और ए साइड हमारी फ्री हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट फिर क्या, ये हमारा जो अमाइनो एसिड है वो ये जो tRNA है वो हमारा साइटोप्लाज्म में रिलीज आउट हो जाएगा और हमारी ई साइड और पी साइड फिर फ्री हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जब हमारा नेक्स्ट अमाइनो एसिड आके ऐड हो जाएगा, फिर जो ई साइड पे फिर से हमारा जो elongation फैक्टर है वो ये जो ग्रोइंग चेन है वो ए साइड पे ट्रांसलेट हो जाएगी, ये हमारा ई साइड पे चला जाएगा, फिर रिलीज आउट हो जाएगा और ऐसे ये साइकिल कंटिन्यूस तरीके से चलती रहती है। कब तक चलती, जब तक हमारे लिए टर्मिनेशन कोडॉन मिल जाते हैं। जब हमें टर्मिनेशन कोडॉन मिल जाएंगे तो ये प्रोसेस हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। देखिए ये जो elongation फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें जो टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है वो हमारी इस लूप लाइक स्ट्रक्चर, देखिए ये एक सर्कुलर फॉर्म में हो जाती है। यहाँ पे हमारा 5 प्राइम कैपिंग है, यहाँ पे हमारे स्टॉप कोडॉन ऐड है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट कोडॉन, देखिए ये हमारी 5 प्राइम कैपिंग है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट कोडॉन, यहाँ पे फिर हमारी सारी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आके बाइंड हुए, ये हमारी elongation की प्रोसेस हुई और elongation की प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे ये है हमारा स्टॉप कोडॉन, यहाँ पे आके हमारी प्रोसेस ये स्टॉप हो गई और स्टॉप होने के बाद ये हमारी 5 प्राइम एंड पे थी, ये हमारी यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे क्या होती है हमारी पॉली एडेनाइलेशन की टेल, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एडेनिन के सीक्वेंस हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा, ये जो हमारे एडेनिन के सीक्वेंस बहुत सारे प्रेजेंट हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मतलब आपस में बाइंड कर जाएंगे हमारी 5 प्राइम एंड से। ये ऐसे स्टेप से टर्मिनेशन मतलब एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे और ये हमारी सर्कुलर फॉर्म। और जैसे हमें वहां पे रिलीजिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट थी वैसे ही सेम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। वहां पे हमें 2 रिलीजिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे हमें सिर्फ 1 रिलीजिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी और वही रिलीजिंग फैक्टर हमारे सारे तीनों ही स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे भी सेम हमें RRF फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी और elongation फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे टर्मिनेशन की प्रोसेस हमने प्रोकैरियोटिक्स में पढ़ी थी वैसे ही हमारी यूकैरियोटिक्स में। तो इस तरीके से हमारा यूकैरियोट का ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स के ट्रांसलेशन में डिफरेंस। देखिए सबसे पहला डिफरेंस है राइबोसोम का। जो प्रोकैरियोटिक्स में जो राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारा 5670S, यूकैरियोटिक्स में हमारा होता है 80। वहां पे elongation फैक्टर्स, वहां पे भी elongation, वहां पे जो टर्मिनेशन होता है वो नॉर्मल होता है, यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर।
इसके अलावा वहाँ पे जो रिलीजिंग फैक्टर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिलीजिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे सिर्फ एक रिलीजिंग फैक्टर इनफ होता है सारे सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और हमारे इस तरीके से ये डिफरेंस होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोटिक्स के ट्रांसलेशन। प्लीज फॉलो ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and LinkedIn, and also get it in Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.